हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो जो री एग्ज़ाम हो रहा है 2018 में हुई भर्ती परीक्षा का यूथ कंपटीशन के हम प्रैक्टिस सेट का यह आज का हमारा ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं पर आधारित होंगे। तो प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि परीक्षा में केवल 20-21 दिन का समय बचा है। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए और प्रश्न को हल करने के तरीक़ों को समझिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। यूथ कंपटीशन के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे और भी जितने भी पब्लिकेशंस हैं, जितने भी अच्छे पब्लिकेशंस हैं जो अच्छा प्रैक्टिस सेट निकालते हैं, जिनके ऊपर हमें बिलीफ है, भरोसा है, उन सभी को हम सॉल्व करवाएंगे और कोशिश करेंगे एक एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाए। तो 20 दिन में अगर आप 40 प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अगर आप 15 मिनट 20 मिनट का समय निकाल कर आप इस प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्योंकि प्रैक्टिस ही है परीक्षा में काम आती है। आपको पता होता है कि परीक्षा में कैसे प्रश्न करने हैं, कितने समय में करने हैं, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रैक्टिस। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे शुरुआती के जो 4 प्रश्न हैं ये काव्यांश पर आधारित हैं। हमें इस काव्यांश को पढ़ लेना है और इसको पढ़कर जो है 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए काव्यांश को देखते हैं। आज बरसों बाद उठी इच्छा हम कुछ कर दिखाएं। यहाँ पे ये लाइन ध्यान दीजिएगा, कुछ करने की इच्छा उठी है, यानी मन में कोई विचार आया है, यानी कुछ करना चाहता है कोई व्यक्ति है। इसके बाद है एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर, विचार रूपी कलियों पर बसंत ऋतु आई है। बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, गहनता का तात्पर्य विचारों की गहनता से है। बसंत ऋतु आई है कहाँ पे? विचारों में। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। अब आइए प्रश्नों को देखते हैं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, यानी कवि के मन में किस चीज़ की इच्छा उत्पन्न हुई है? तो हमने शुरू में ही देखा पहली ही लाइन में, तो कवि के मन में कुछ करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, यानी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। दूसरा प्रश्न है सूखे पत्ते प्रतीक हैं। सूखे पत्ते का तात्पर्य है जो कवि का मन में जो सूखापन था, आज उसके मन में कुछ करने की इच्छा आई है, यानी हरियाली आई है, बसंत आया है। तो सूखा पत्ता का तात्पर्य यहाँ पर है मन के सूनेपन से। अगला प्रश्न, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? यहाँ पर सारा जो प्रश्न है, यानी जो ये कविता थी, मन के आसपास ही घूम रही है, यानी किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो यहाँ पर होगा विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है और कवि के अंदर मन में कुछ करने की इच्छा आई है। अगला प्रश्न, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? गहनता की फसल से असर है विचारों की परिपक्वता। विचारों की परिपक्वता के द्वारा ही कवि कुछ करने की इच्छा रखता है या फिर कुछ करके दिखाना चाहता है। अब सभी हमारे जो आगे के प्रश्न हैं, ये सभी जो प्रश्न हैं इसको पढ़कर हमें उत्तर देना है। काव्यांश के प्रश्न केवल 1 से 4 तक थे। अगला प्रश्न है खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के जो सबसे पहले लोक कवि माने जाते हैं ये है मैथिली शरण गुप्त। सांस्कारिक शब्दों का प्रयोग कर या फिर सांस्कारिक जो इनकी जो कविताएँ थी, रचनाएँ थीं, उसमें सबसे पहले इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें मैथिली शरण गुप्त को मतलब कि खड़ी बोली का लोक कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है किस रस को रसराज कहा जाता है? आप इसे अच्छे से वाकिफ़ होंगे। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार जिसमें नायक और नायिका का मिलन होता है, एक होता है वियोग श्रृंगार जिसमें नायक नायिका का बिछड़ना होता है, यानी उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो ये है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। रसराज कौन कहा जाता है? ये होता है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी पूछा है कि आकृति की दृष्टि से, इसकी जो लिखावट है उसकी दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो हमारी जो हिंदी भाषा है यह श्लिष्ट भाषा है और इसके साथ साथ श्लिष्ट योगात्मक है। इसके साथ इसे कह सकते हैं कि वियोगात्मक भी होता है। बाकी जो
हमारे दक्षिण भारत की जो द्रविड़ भाषा है ये अयोगात्मक और अश्लिष्ट योगात्मक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, चूँकि हमारा हिंदी पूछा है तो ये श्लिष्ट योगात्मक और इसके साथ साथ कह सकते हैं वियोगात्मक होती है। अगला प्रश्न, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण, महाप्राण, दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। प्रत्येक वर्ग, चाहे क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग, प वर्ग, जितने भी वर्ग होते हैं उसमें से पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है ये होता है अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, इसके साथ जो दूसरा और चौथा होता है ये होता है महाप्राण। अब देखिए इसमें क्या है, क पहला है, ख दूसरा है, तो इसमें जो है नहीं है। च पहला है, छ नहीं है, ज तीसरा है, झ नहीं है, इ है, यानी इसका सही उत्तर होगा दूसरा। च, ज और इ जो है ये तीनों ध्वनियाँ अल्प प्राण हैं, यानी 1, 3, 5 के नियम को फॉलो कर रही हैं। अगला प्रश्न, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास ऐसा होता है जिसके दोनों पद में से कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसके मिलने से कोई तीसरा पद या फिर अन्य पद प्रधान हो जाता है। इसमें ज़्यादातर हम देखेंगे कि जितने भी देवी देवताओं के नाम होते हैं ज़्यादातर उन्हीं के नाम जो है बहुब्रीहि समास में आते हैं। इसका जो उत्तर होगा ये होगा चतुर्भुज, यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु से संबंधित है। इसके साथ साथ कह सकते हैं जैसे लंबा है उदर जिसका, यानी श्री गणेश। पीला है अंबर जिसका, यानी पीताम्बर, पीताम्बर होता है पीला है अंबर जिसका, यानी श्री कृष्ण से संबंधित है। तो ऐसे जो हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को 1961 में इनकी कृति है चितंबरा, चितंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ध्यान में रखिए, सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में चितंबरा के लिए। अगला प्रश्न, सखिन सहित हर्षि अति रानी, सूखत धानु परजानु पानी। जब कहीं भी आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, 6-7 ऐसे वर्ड हैं जैसे जनु, जानू, मनहु, मानो, ज्यों, ये सभी जो शब्द जहाँ पर आ जाए वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु, जनहु, जानो, मनु, मनहु, मानो, इसके साथ ज्यों शब्द, ये सभी शब्द जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप होता है। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय को मतलब उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर जो है उपमेय का जो है निषेध किया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, यानी इसमें से ये बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है, बहुत ही रोचक प्रश्न है। आप इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, आप दोबारा इसे नहीं भूलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, इसमें से वो कौन सा शब्द है? तो वो शब्द है स्नेह। स्नेह शब्द, स्नेह का मतलब होता है कि प्रेम। अब ध्यान दीजिए कि तेल का अर्थ होता है स्नेह, यानी स्नेह और तेल एक दूसरे के समानार्थी हैं, जबकि जो प्रेम है, प्रणय, प्रीति, स्नेह और अनुराग, ये चारों शब्द जो हैं ये जो हैं प्रेम के कह सकते हैं कि पर्यायवाची हैं। प्रणय, प्रीति, स्नेह और अनुराग ये चारों जो हैं प्रेम के पर्यायवाची हैं, जबकि तेल शब्द जो है ये स्नेह का समानार्थी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में अवधी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है, लेकिन जो मैथिली है ये बिहार में बोली जाती है। मिथिला इसी के नाम से पड़ा है, चंपारण हो गया, मिथिला, ये सब क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप A, B, C पर चिन्ह लगाइए। मतलब कि ये तीनों मतलब मिलाकर एक वाक्य है, इसमें से आपको पहचान करना है कि किस वाक्य में मतलब किस में ऑप्शन में त्रुटि है। अगर तीनों में त्रुटि ना हो तो आप डी उत्तर को चुनिए। तो आइए देखते हैं इसमें किस में त्रुटि है। जब मोहन सभा स्थल, यहाँ तक तो कोई गड़बड़ी नहीं नजर आ रही है। जब मोहन सभा स्थल पर पहुँचा तब सभा, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। विसर्जन हो चुकी थी, यहाँ पर कुछ त्रुटि अगर आपको नज़र आ रही है तो बताइएगा। तो यहाँ पर जो त्रुटि है यह विसर्जन की। विसर्जन एक क्रिया है, जबकि यहाँ पे विशेषण होना चाहिए, विशेषण हो जाएगा विसर्जित। विसर्जित इसका सही उत्तर होगा। जब मोहन सभा स्थल पर पहुँचा तब सभा विसर्जित हो चुकी थी, तो इसका उत्तर होगा डी,
इसका उत्तर होगा सी, क्योंकि इसमें जो है त्रुटि है, यहाँ पे विसर्जन ना होकर विसर्जित होगा। अगला प्रश्न, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ध्यान दीजिएगा, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। मीठा में जब आस प्रत्यय जुड़ता है तो वह हो जाता है मिठास, तो इसका जो प्रत्यय होता है वो होता है आस। ठीक वैसे ही जैसे जो प्यासा होता है, पी में जब आस प्रत्यय जुड़ता है तो वह हो जाता है प्यास। ई और अ मिलकर जो होता है वो मिल जाता है या, तो पी प्लस आ मिलकर हो जाता है प्यास। तो पी प्रत्यय के पीछे जब पी शब्द के पीछे जब प्रत्यय आस लगता है तो वहाँ पर प्यास हो जाता है, जबकि मिठास शब्द में मीठा शब्द के पीछे आस प्रत्यय लगकर मिठास बन जाता है, तो इसका उत्तर होगा सी, आस प्रत्यय। अगला प्रश्न, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत धन चारण। जब कभी भी उत यानी त हलंत रहेगा, हलंत के बाद च या फिर छ रहेगा, तो ये जो त होता है, हलंत त होता है, हमेशा आधे च में परिवर्तित हो जाता है। तो उत प्लस चारण हो जाता है उच्चारण, उत प्लस श्वास हो जाता है उच्छ्वास। तो ऐसे जो है ये त जो है आधे च में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, अतः शब्द का समानार्थी शब्द मतलब पहचानिए। जैसे हम कहते हैं अतः यह कार्य हमें करना है, या फिर कह सकते हैं इसलिए हमें यह कार्य करना है, या फिर कह सकते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप हमें यह कार्य करना है, या फिर इसके फल स्वरूप हमें यह कार्य करना है। तो परिणामत या फिर परिणामतः या फिर परिणाम स्वरूप जो होता है ये अतः का समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है, अमी का तत्सम रूप है। अमी का तत्सम रूप होता है अमृत। ध्यान दीजिए, अमी या फिर अमी ये कोई शब्द नहीं है। अमृत और अमृत बचा है, तो अमृत भी कोई शब्द नहीं है। जो अमृत है ये सही शब्द है, ये तत्सम है अमी का। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द इसमें से पहचानना है। तत्सम वे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण में आपको कठिनाई महसूस होती है, उसमें अक्सर आधे वर्ण कहीं पे होते हैं, या फिर जो होता है उनका उच्चारण कठिन होता है। जैसे शकट, इसमें बड़ा सा है, इसके उच्चारण में कठिनाई होती है। घात में घा का उच्चारण कठिन होता है। गोपाल में कठिनाई है। लेकिन जो कांच है इसमें इसके उच्चारण में कोई कठिनाई है, तो कांच जो है ये जो है तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? अवधी बोली, बघेली बोली और छत्तीसगढ़ी बोली, ये तीनों बोलियां जो है पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, या फिर कह सकते हैं जो उपभाषा पूर्वी हिंदी है इसकी प्रमुख बोलियां हैं बघेली बोली, अवधी बोली और छत्तीसगढ़ी बोली। अगला प्रश्न, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धोखे भरे आधुनिक समाज में यहाँ पर रिक्त स्थान है की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी धोखे भरे समाज में ऐसी क्या है जिनकी प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? प्रत्यावर्तन तो नहीं होगा, प्रवचन भी नहीं होगा, परिवर्तन भी नहीं, लेकिन जो प्रवंचन होता है, प्रवंचन का अर्थ होता है ठगी करना या फिर धोखा देना, ये सब प्रवंचन का अर्थ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इसका उत्तर होगा प्रवंचन। अगला प्रश्न, विकास के लिए आर्थिक खालिस्तान आवश्यक होती है। विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक होती है? अगर आप स्वयं से आत्मनिर्भर हैं, आपके पास संपत्ति है, या फिर आप अपने विकास के लिए स्वयं से आत्मनिर्भर हैं, आप अपना विकास अपने ऊपर रहकर करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है आत्मनिर्भरता। तो विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। अगला प्रश्न, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द जो है समान होते हैं? तो ये होते हैं कुंडलिया, जिसे फिर कुंडलिनी भी कहा जाता है। इसके जो प्रथम शब्द होते हैं और जो अंतिम शब्द होते हैं ये दोनों समान होते हैं। अगला प्रश्न, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा में पूछा है कि इसमें संज्ञा क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब भी शैशव की बात होगी, या फिर बालक या फिर बाल्यावस्था की बात होगी, या फिर किशोर की बात होगी, तो ये तीनों जो हैं अवस्थाएं होती हैं, जबकि जो बुढ़ापा होता है यह भाववाचक संज्ञा होती है। तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। जैसे आप समझिए
कि एक कढ़ाई में खाना बन रहा है चूल्हे के ऊपर, उसमें कोई मेढक आकर कूद कर गिर जाता है। अब मान लीजिए मेढक उसमें गिर गया, तो खौलते हुए तेल में से जब वो कूदा आकर चूल्हे में गिर गया, तो क्या हुआ कि एक विपत्ति से वो किसी तरीके से छूटा और दूसरी विपत्ति में आकर गिर गया। तो इसका उत्तर होगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना। यही होता है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। अगला प्रश्न, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम ये संस्कृत का शब्द है, इसका उत्तर होगा दिन दिन प्रति। दिनम दिनम प्रति ये है, तो दिनम दिनम प्रति होकर मतलब मिलकर बनता है प्रतिदिनम। यहाँ पर जो दिन है पहला दिन ये अव्यय है, इसमें अव्ययी भाव समास है। जब दो शब्द बैक टू बैक यानी लगातार प्रयोग होते हैं तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो दिनम जो है दिनम दिनम प्रति ये है प्रतिदिनम, इसका जो समास होगा इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न, कला का अंतिम सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो देखिए विशेषण कई तरीके के होते हैं, जैसे ये अंतिम जो है एक क्रमवाचक विशेषण है जो बताता है कि प्रथम द्वितीय तृतीय या फिर अंतिम। सर्वोच्च जो है ये बता रहा है कि सर्वोच्च सबसे शिखर पर है, सबसे ऊपर है। ध्येय बता रहा है कि ये इसकी विशेषता। तो इसमें जो है तीन प्रकार के हम कह सकते हैं, तीन विशेषण हैं, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये तीनों जो हैं विशेषण हैं। अगला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्ति में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6 संज्ञा दी गई है। यहाँ पर 1 है और इसके नीचे जो है 6 है, 1 है और ये 6 है। बाकी के जो यर लवा है इन्हें हमें अरेंज करके एक वाक्य बनाना है। तो आइए देखते हैं क्या वाक्य बनता है। तो सबसे पहले होगा 1। अब ध्यान दीजिए कि 1 के बाद क्या आ सकता है, 1 के बाद 1 तो आएगा नहीं, 1 के बाद की भी नहीं आएगी, 1 लेकर भी नहीं आएगा, तो इसके बाद आने की ज़्यादा संभावना है वह की। अगर इसको हम पहला मान लें तो एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर, अगर हम इसको दूसरा मान लें एक राष्ट्रीय चेतना लेकर, यहाँ पर चेतना के बाद लेकर शब्द आ रहा है तो एक राष्ट्रीय चेतना लेकर यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाएगा। लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ये चौथा नंबर हो जाएगा। समष्टि ही जो है देश होता है। तो इसका जो सही उत्तर आपको दिख रहा होगा ये होगा व या रल है, यानी एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। तो इसका उत्तर होगा तीसरा व या लर है। तो वीडियो जैसे परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी संख्या भी अच्छी खासी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल की प्रश्नों के लेवल अपने लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो उसी के आधार पर उसी के बेसिस पर हम जो है ये प्रश्न करवा रहे हैं। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नत यह है, सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न यह कि शूल। इसमें निज भाषा पर विशेष बल दिया गया है कि निज भाषा सबसे अनिवार्य होती है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा छंद है, तो इसमें जो है मात्रिक छंद है। मात्रा को कैसे गिना जाता है आप देखिए कि जहाँ कहीं भी छोटी मात्रा होगी वहाँ पर 1 गिना जाएगा, 1 मात्रा गिना जाएगा। जहाँ भी बड़ी मात्रा होगी वहाँ पे 2 मात्रा गिना जाता है, और जितने अक्षर होते हैं उतनी मात्रा गिनी जाती है। जैसे नी में 1 मात्रा है, ज में 1 मात्रा हो गया, 2 हो गया। भाषा में देखा जाए तो 2 2 4 हो गया। फिर से इस मात्रा को समझिए, नी है यहाँ पे 1 मात्रा हो गया, ज है इसमें बिंदी भी है तो यहाँ पे 2 मात्रा हो जाएगी, एक ज का और एक इस बिंदु का। निज में हो गया 3। इसके बाद देखिए भाषा है, दोनों में बड़ा का मात्रा है तो ये है 2 + 2 यानी 4 हो गया। इसके बाद ऊ और इसमें डबल ना है यानी 1 2 और एक इसका जो है छोटी ई का ये हो गया, 4 इसमें हो गया और 2 इसमें हो गया, यानी कुल मिलाकर 13 मात्रा इसमें बन रहा है। तो इसमें देखेंगे इसमें 11 मात्रा बनेगी, इसमें 13 मात्रा और इसमें 11 मात्रा। तो 13 11 13 11 जहाँ भी इसका सेट बनता है वहाँ पर होता है दोहा। इसका ठीक विपरीत जहाँ पर होता है वहाँ पर होता है रोला। अगला प्रश्न, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और कवि खगोत सम जहाँ तहाँ करे प्रयास, जहाँ तहाँ करे प्रकाश। तो सूर सूर जहाँ भी कोई शब्द बार बार आ रहा हो और उसका अर्थ जो है हर शब्द के साथ बदल रहा हो तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। जैसे सूर शब्द जो पहला है इसका अर्थ है सूर्य, दूसरा जो सूर है इसका अर्थ है सूरदास। तो 2 बार सूर आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है
तो इसलिए यहाँ पर होगा यमक अलंकार। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार आता रहता है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान का आरोप होता है, जहाँ पर जनु जनो मनु मनो मनु मानो ज्यों जैसे शब्द प्रयोग होते हैं। जहाँ पर विरोध न होते हुए भी विरोध का भाव हो, वहाँ पर विरोधाभास होता है। अगला प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसको हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका उत्तर सबसे पहले जान लीजिए, इसका उत्तर है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी, जो ये अभी हम पढ़ रहे हैं ये देवनागरी लिपि है। तो इसको अनुच्छेद को कैसे याद करेंगे? जैसे हमें जो है 3 भाषाओं का ज्ञान होता है, जैसे हमारी घर की भाषा, एक हिंदी और एक कह सकते हैं कि अंग्रेजी। हमें 3 भाषा का ज्ञान होता है। हम सोचते हैं कि अगर हमें संस्कृत भी आ जाए तो हमें 4 भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और हमारा 3 का 3 ही रह जाता है। तो हमारी 3 भाषा रहती है, 4 करने का प्रयास करते हैं लेकिन 3 का 3 ही रह जाता है। तो कह सकते हैं कि इससे बनता है 343 यानी 343। अगला प्रश्न, अंतरंग का सही विलोम शब्द क्या है? अंतरंग यानी जो अंदर की बात हो या फिर जो अंदर की चीज़ हो, इसका विलोम होगा बहिरंग यानी जो बाहर हो। अंतरंग का विलोम बहिरंग हो गया। यहाँ पर एक शब्द कुरंग दिया है। कुरंग जो है ये हिरन का पर्यायवाची है, हिरन। अगला प्रश्न, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जब कभी भी किसी चीज़ का किसी से संबंध दर्शाया जाता है, जैसे वह मेरी है, वह तेरी है, वह उसका है, वह उसकी है, तो ऐसे शब्द जहाँ भी आते हैं वहाँ पर संबंध कारक होता है। करण में होता है, जब किसी भी वस्तु से या फिर किसी उपकरण से कोई कार्य किया जाता है वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे चाकू से फल काटना, तो चाकू से है तो जो चाकू है वो करण कारक है। संप्रदान इसमें को या फिर के लिए आता है। अधिकरण में, पे, पर, ये सब आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पे शुद्ध वाक्य देखना है क्या है। राम रोटी खाया, ये गलत है। राम ने रोटी खाया, ये भी गलत है। ध्यान दीजिए, जब भी जैसे संज्ञा के साथ जो है ने आ रहा है, उसके बाद जो कर्म है, यानी कह सकते हैं कर्ता राम है, राम के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, उसके बाद जो है कर्म जो है रोटी हो, रोटी के बाद कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, डायरेक्ट जो है क्रिया आ जा रही है, तो इसका जो लिंग होगा वो हमेशा कर्म के ऊपर निर्भर करता है। जैसे राम ने रोटी खाई, यह सही वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर रोटी जो है स्त्रीलिंग है, रोटी कर्म है, इसके बाद किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसका जो क्रिया के लिंग है वह रोटी के अनुसार स्त्रीलिंग है। तो राम ने रोटी खाई, ये सही होगा। अगर यहीं पर होता राम ने रोटी को होता, को मतलब रोटी के बाद भी कोई विभक्ति होती है, जैसे मान लीजिए को विभक्ति है, तो यहाँ पर खाई ना होकर खाया हो जाता, क्योंकि जब कर्म के बाद भी विभक्ति लग जाती तो जो है इसका लिंग जो है वो कर्ता के अनुसार हो जाता। चूँकि कर्म के बाद यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए जो है लिंग हमेशा जो कर्म है उसके अनुसार होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न, मोती और बचपन, ये तीनों पुल्लिंग हैं। बहुत कन्फ्यूजन होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। आप ध्यान दीजिए, रत्न, मोती और बचपन ये जो है पुल्लिंग है, बाकी ये जो नकल है ये स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द चुनिए। यानी जिस पर अनुग्रह किया गया हो, तो इसके लिए सही शब्द होगा अनुग्रहित। अनुग्रहित कोई शब्द नहीं होता, अनुग्रहित कोई शब्द नहीं है, अनुग्राही शब्द नहीं है। यहाँ पे जो है अनुग्रहित यानी गृह कार्य वाला गृह यहाँ पर सही होता है। अनुग्रहित भी गृहित एक शब्द होता है। ध्यान दीजिए, जैसे आप गृह कार्य बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं भी आपको वाक्य मतलब शब्द शुद्धि के लिए भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, उसमें अनुग्रहित दिया रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी गृह की बात आए तो हमेशा गृह इसी तरीके से लिखा जाता है, इसलिए अनुग्रहित जो होता है ये सही मतलब ये शुद्ध है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वह अनुग्रहित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, लड़के लड़के से कहते हैं,
लड़के ने कहा, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लड़का केवल यहाँ पर एक लड़का है, लड़के ने कहा एक ही लड़का है, वो कुछ कह रहा है। लड़के ने लड़के से कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, यहाँ पर कहा मतलब एक ही लड़का है, कुछ कह रहा है। ये जो सी ऑप्शन है, लड़के लड़के से कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं जो है बहुवचन का बोध करा रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा लड़के लड़के से कहते हैं, यही बहुवचन है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष का जब आप विच्छेद करेंगे ये हो जाता है प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष मिलकर बनता है प्रत्यक्ष, तो इसमें हो जाता है यड़ संधि। यड़ संधि में आप ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक होता है कि बीच में मतलब कोई शब्द है उसके बीच में आधा अक्षर होगा, उसके बाद यह होता है। ज़्यादातर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, आधा अक्षर है उसके बाद अगर यह है तो वहाँ पर निश्चित ही यड़ संधि होती है, क्योंकि देखिए प्रति का ई और इसका अ, ई और अ मिलकर यह बन जाते हैं। बाकी जो है इसके जो त होता है इसकी मात्रा हट जाने के कारण ये हलंत हो जाती है, इसलिए ये जैसे ही यह बनता है त आकर यह से जुड़ जाता है और आधा त और यह बन जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष में जो संधि है वो यड़ संधि है। प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष बनता है। अगला प्रश्न, दैत्य प्लस अरिह बराबर होता है दैत्यारिह। एक उदाहरण है, इसमें संधि पूछा है कि कौन सी संधि है। आप विसर्ग शब्द के पीछे लगा है, विसर्ग पे मत जाइएगा। दैत्य प्लस अरि मिलकर बनता है, जैसे दैत्य का य का अ और अ का अ, ये जब एक अ और दो अ, मतलब कि दो अ जब मिलते हैं वहाँ पर हमेशा बड़ा आ जाता है, इसलिए इसे स्वर संधि कहा गया है, मतलब स्वर संधि है। यहाँ पर अगर प्रॉपरली पूछे कौन सी संधि है तो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। जहाँ पर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की बात आती है वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। दैत्य का अ और ये अरि का अ मिलकर दैत्या हो जाता है, यानी दैत्यारी। अगला प्रश्न, नीलोत्पल शब्द में समास है। नीलोत्पल का अगर समास है, इसका विग्रह करेंगे ये हो जाएगा नीला हो जो उत्पल, यानी नीला है जो उत्पल, इसमें है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, स्वाभाविक और स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। स्वाभाविक का जब आप विच्छेद करेंगे ये हो जाएगा स्व प्लस आभाविक, स्व प्लस आभाविक हो जाएगा, यानी कि इसमें स्व होगा। अगर आप सुआगत की बात करेंगे उसमें होगा सु प्लस आगत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों में क्रमशः स्व प्लस सु जो है उपसर्ग हैं। स्वागत मिलकर बनता है सु प्लस आगत से और स्वाभाविक बनता है स्व प्लस आभाविक से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो जिस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है उसकी पहचान करना है। उज्ज्वल यह एकदम सही है, कवयित्री यह भी सही है, मोक्ष यह भी सही है, कवियित्री यह गलत शब्द है, इसकी वर्तनी गलत है। तो वर्तनी से संबंधित आपको वीडियो में एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन शब्दों को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। महाश्वेता पर्यायवाची है माता सरस्वती का, जिनका और पर्यायवाची है वीणापाणी, वागीश्वरी, ये सभी जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची हैं। कमला भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि कमल के ऊपर जो है बैठी रहती हैं, इसलिए कमला भी कहा जाता है। सीता माता का जो पर्यायवाची है ये है जैसे जानकी, रमा, और जैसे पार्वती का पर्यायवाची है उमा कह सकते हैं, गौरी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं शिवा। लक्ष्मी का पर्यायवाची है हरिप्रिया, पद्मा, इसके साथ साथ स्त्री, लोकमाता, भार्गवी, ये सभी जो हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, ये सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका उत्तर होगा यातुधान। यातुधान जो है ये दैत्य कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि यह राक्षस का पर्यायवाची है। यातुधान जो है ये राक्षस का पर्यायवाची है, जबकि सैंधव, अश्व, घोटक, हय, तुरंग, ये सभी जो हैं घोड़ा के पर्यायवाची हैं। तो इसका उत्तर होगा डी यातुधान,
ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। आचार का विलोम शब्द क्या है? आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार्य। अगला प्रश्न, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले। जो शीघ्र ही यानी जो बहुत जल्दी से किसी बात को या फिर किसी कार्य को लेकर किसी युक्ति को बहुत जल्दी से सोच ले, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। इसका सही उत्तर होगा प्रत्युत्पन्न मति जो है ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को शीघ्र से जो है सोच लेता है या फिर किसी युक्ति को बहुत शीघ्र ही सोच लेता है। अगला प्रश्न, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता हो उसके लिए मुहावरा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला प्रश्न है, निस्दिन बरसत नयन हमार, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? निस्दिन बरसत नयन हमार, यह पंक्ति जो है जो अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध जी हैं उनकी एक रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की यह पंक्ति है प्रिय प्रवास। इस पंक्ति में निस्दिन बरसत नयन हमार का उल्लेख है। इसका अर्थ जो है गोपियाँ जो है कृष्ण को याद करके या फिर कृष्ण की याद में रो रही हैं और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, इसी का उल्लेख किया है अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी ने। इसमें जो श्रृंगार रस है, इसका मतलब जो रस है वो श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी पूछ ले तो ये वियोग श्रृंगार है, यानी गोपियाँ कृष्ण के वियोग में रो रही हैं और उनके लगातार आंसू बह रहे हैं। अगला प्रश्न, सो शिवधनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेशों गुसाई। जब कभी भी किसी वाक्य में या फिर किसी दोहे में युक्ति में नाई शब्द का जैसे प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है कि किसी की तुलना की जा रही है। जैसे आप ध्यान दीजिए कि आप अपने भाषा में जैसे प्रयोग करते हैं कि वह उसकी नाई है, मतलब वह उसकी तरह है, यानी जब किसी व्यक्ति के उसके गुणों की, उसके धर्म की या फिर किसी चीज़ की तुलना दूसरे से की जाती है, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। जैसे एक उदाहरण समझिए, तुम्हारा चेहरा चाँद की तरह है, या फिर कह सकते हैं तुम्हारा चेहरा चाँद सा मुखड़ा तेरा, चाँद सा मुखड़ा तेरा। यहाँ पे सा शब्द बता रहा है कि जो मतलब तेरा मुखड़ा जो है वो चाँद की तरह है, ये उपमा अलंकार होता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने जो है 50 प्रश्नों को यहाँ पे पूरा कर लिया है। वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूथ कंपटीशन के 50 प्रश्न आज हमने कराए हैं। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था। जैसे यूथ के सभी प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, इसके बाद हम अन्य पब्लिकेशन जो काफ़ी विश्वसनीय है उनके जो है प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।